नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए और संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने। मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें राजकीय सम्मान मिला है। मेक इन इंडिया पेट्रोल वेसल भेंट किया गया है और भारत सेशेल्स संबंधों को मिली है नई मजबूती। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस यानी कि गोल्डन जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेकर भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत होते रणनीति और ऐतिहासिक संबंधों को नई मजबूती दी है। राजधानी विक्टोरिया में आयोजित इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। समारोह के दौरान भारतीय सेना के मर्चिंग टुकड़ी, भारतीय नौसेना के युद्धपोत और नौसेना बैंड ने भी अपना शानदार उपस्थिति जो है वो दर्ज कराई है, जिसने दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा समुद्री सहयोगों को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण साझेदार बताया और कहा कि दोनों देशों की मित्रता केवल कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये साझा मूल्यों, विश्वास और विकास के साझेदारी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सेशेल्स के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की, जिसमें समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, क्षमता निर्माण, रक्षा सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। और इस अवसर पर भारत की ओर से सेशेल्स को मेक इन इंडिया के तहत निर्माण अत्याधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल भी सौंपा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और स्टालिन के दामाद जो हैं सबरीस ने कानूनी नोटिस उन्हें भेजा गया है। टीवीके के 2 मंत्रियों पर मानहानि का आरोप लगा है। 15 दिन में माफी और बयान वापस लेने की मांग रखी गई है। तमिलनाडु से जुड़ी हुई ये बेहद ही अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया कानूनी विवाद जो है वो सामने आ गया है। मुख्य अतिथि एम.के. स्टालिन के दामाद ने तमिलनाडु टीवीके के 2 मंत्रियों के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि दोनों नेताओं ने उनके खिलाफ बुनियादी और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। सबरीसेन की ओर से भेजे गए नोटिस में दोनों मंत्रियों से 15 दिनों के भीतर अपने बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। चेतावनी दी गई है कि ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि टीवीके मंत्री अधव अर्जुना पर मीडिया के सामने सबरीन पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगने के मामले सामने आए। वहीं दूसरी ओर टीवीके सरकार के दौरान बिजली टैरिफ वृद्धि और वित्तीय मामलों को लेकर सबरसीन पर भी लगातार टिप्पणी के आरोप लगे। ऐसे में टीवीके के 2 मंत्रियों पर मानहानि का आरोप लगा है। रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैनेजिंग एडिटर, उनसे बातचीत करते हैं कि स्टालिन के दामाद ने जो कानूनी नोटिस भेजा है सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप उसको? देखिए, सत्ता परिवर्तन होता है, जब दूसरी सरकार आ जाती है तो इस तरीके के ड्रामे राजनीतिक तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि आरोप राजनीतिक है, कोई इसमें पर्सनल नहीं है और कोई पुरानी जायदाद को लेके नहीं है। और इसमें 2 बातें सामने निकल के आ रही। पहली बात तो ये है, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के व्यक्ति के ऊपर अगर कोई मौजूदा सरकार का मंत्री कोई भी आक्षेप प्राक्षेप जब लगाता है तो जब सामने वालों को लगता है कि मैं पाक साफ हूँ, इन पे पूरी तरीके से इन्होंने गलत करा है, तो इसी के उनके दामाद को लगा कि हमें इनके ऊपर मानहानि का दावा करना चाहिए। और अनीता, अगर आपको देखा होगा, जो मानहानि के जो दावे जाते हैं 499 आईपीसी और 500, इसके जब कोर्ट एडमिट पहली बात तो करता नहीं है। अगर कर लेता है, 100 में 2% ऐसे केसेस होते हैं जिनको एडमिट की जाती है कोर्ट में, और उसमें बहुत लंबा ट्रायल चलता है। उसमें एविडेंस भी चाहिए होते हैं, गवाह भी चाहिए होते हैं, सब चीज चाहिए होते हैं, इसलिए मानहानि के मामले ज्यादा स्टैंड नहीं करते हैं। हाँ, उन्होंने एक शर्त इसमें जरूर रख दी है कि अगर आप 15 दिन के अंदर माफी मांग लो, अपनी गलती पे प्रायश्चित कर लो, तो ये केस मैं वापस ले लूंगा। तो उन्होंने इसमें एक टर्म ऑन कंडीशन तो रख दी है। लेकिन आज की डेट में अगर देखें पूरे भारत की राजनीति में, आप कांग्रेस और बीजेपी के अंदर देख लो,
हर एक नेताओं को दूसरी तरीके से घेरा जा रहा है। पवन खेड़ा और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में क्या हुआ, बिल्कुल कितने बड़े आरोप लगे, दोनों तरफ से मुकदमेबाजी भी हुई, जमानत पे भी है, सब कुछ ये चलता रहता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इन केसेस में और इस तरीके की घटनाओं पे जनता ज्यादा इम्प्रेसिव होती नहीं है। बिल्कुल। तो सर ऐसे में क्या लग रहा है कि जो टीवीके के मंत्री हैं वो माफी मांगेंगे? मुझे लगता नहीं है कि जब इस तरीके से कोई आरोप जब लगा तो सामने वाला माफी मांग ले एकाएक, क्योंकि जब माफी ही मांगनी है तो मुझे लगता है उनकी जो रेपेबिलिटी है, जो उनकी एक छवि है, वो तो धूमिल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता भी ये समझ जाएगी कि नहीं, आपने झूठा आरोप लगाया है। और आगे वो आरोप लगाने के लिए फिर वो रह भी नहीं जाता कि किसके खिलाफ आरोप लगाएगा, क्योंकि अगर लगाएगा तो जनता ये समझेगी। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टालिन की अब सत्ता में नहीं रहने का ये एक भड़ास निकाल रहे हैं? हो सकता, मैंने पहली बार सत्ता जब परिवर्तन होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक सत्ता में रह के आदमी एक अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है कि मेरे समान, मेरे इर्द गिर्द कोई है ही नहीं। बिल्कुल। जब वो सत्ता से हटता है ना, तो उसकी जो असर है वो धीरे धीरे कम होता है। तो मुझे लगता है कि स्टालिन और उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर भी सत्ता का जो सरूर है वो खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। उनको लगता है कि माहौल पहले ही जैसा है, लेकिन नहीं। टीवीके की सरकार इस समय है, अच्छी सरकार चल रही है। सनातनियों के लिए जो चीजें कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब बिल्कुल एक भी गाय नहीं काटी जाएगी, तो इसको लेके जनता बड़ी खुश है। बिल्कुल। ना सिर्फ प्रदेश की जनता खुश है, पूरे भारत की जनता खुश है कि ये लग रहा है कि कम से कम कोई ऐसा सीएम तो आया है बिल्कुल जो बिल्कुल कम से कम गौ की रक्षा कर रहा हो। बिल्कुल। टीवीके सरकार जो जब से आई है तब से अच्छा ही काम हो रहा है वहाँ पे। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पेश होगा यूसीसी बिल। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शुभेंद्र सरकार का बड़ा विधायिकी कदम ये माना जा रहा है और समान नागरिक संहिता पर होगी तीखी बहस। विपक्ष ने विरोध की बनाई है रणनीति, सदन में गरमाएगा यूसीसी का मुद्दा। बड़ी जानकारी आपको दे देगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन बेहद ही बड़ा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पेश करने जा रही है और प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य जो है वो विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने और पारिवारिक कानूनों से जुड़े मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू करना है, चाहे उनका धर्म या फिर समुदाय कुछ भी हो। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य समानता और संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत करना है। वहीं इस विधेयक को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। विधानसभा में इसे लेकर तीखी बहस होने के आसार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के दोनों गुट भी इस विधेयक का विरोध करने के लिए अलग अलग रणनीति के साथ सदन में उतरेंगे। सरकार के पास विधानसभा में बहुमत होने के कारण विधेयक के पारित होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। इस विधेयक के साथ राज्य सरकार सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े एक अन्य अहम विधेयक को भी सदन में पेश कर सकती है। यूपी से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। सीबीआई जांच की मांग पर होगी सुनवाई और कैग, ऑडिट और न्यायिक आयोग की भी मांग है और 8 आरोपियों पर जांच होगी और तेज। हाईकोर्ट के रुख पर अब सभी की नजरें टिकी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी के अयोध्या से निकलकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अहम सुनवाई होने जा रही है और इस मामले में दाखिल 3 जनहित याचिकाओं पर अदालत सुनवाई करेगी, जिसमें पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने, उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने और मंदिर के चढ़ावे का नियंत्रण और महालेख परीक्षक यानी कि कैग से ऑडिट करने की मांग कराई गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चढ़ावे की राशि में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी की आवश्यकता है और इसी बीच मामले में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के खिलाफ जांच भी तेज हो गई है। पुलिस आरोपियों के घरों में तलाशी अभियान चला रही है और उनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है और अब तक जांच में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी का दावा किया गया है। दूसरी ओर चढ़ावा और चोरी विवाद के बाद से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की भी चर्चा विषय बनी हुई है। हालांकि ट्रस्ट ने कहा है कि इन
इस्तीफे पर अंतिम फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। और ऐसे में आज हाईकोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अदालत का रुख से इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच की दिशा तय हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को उनका दिल्ली दौरा है और इस दौरान उनकी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। बैठक में बिहार के करीब 15,000 करोड़ रुपए की सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजना पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक परिवहन भवन में होने वाली इस बैठक में कई रास्ते हैं और नए रेलवे ओवरब्रिज यानी कि आरओबी के निर्माण को लेकर भी विस्तार से मंथन होगा। इसके अलावा कई ऐसी जगह हैं जहां पर औरंगाबाद बाईपास की अगर बात करें तो इसके साथ ही परियोजनाओं के साथ साथ जयनगर में कमला नदी पर 2 नए पुलों का भी निर्माण हो सकता है। और इसके साथ ही आज अहम बैठक है, दिल्ली पहुंचने वाले हैं सम्राट चौधरी और 15,000 करोड़ की परियोजनाओं पर बैठक होने वाली है। नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे और ये बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है। वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के उस आंदोलन में शामिल है जो कि 20 जून को कथित परीक्षा अनियमितताओं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। भूख हड़ताल पर शुरू करने से पहले सोनम वांगचुक ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण उन्हें अनिश्चितकालीन अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांग केवल परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं सीजेपी ने आरोप लगाया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन स्थल की कुछ बुनियादी सुविधाएं बाधित की गई है। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। उल्लेखनीय है कि 2025 में लद्दाख में सोनम वांगचुक के एक अलग आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। हालांकि मौजूदा जंतर मंतर प्रदर्शन की ऐसी किसी भी हिंसक घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई है। गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में टॉनिक सिटी के सेक्टर C8 में स्थित पीर बाबा की मजार पर रविवार को बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ये मजार उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी और अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित पक्ष को कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद से प्रशासन, पुलिस और यूपीसीडी की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को हटा दिया है। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेंगे। भारतीय तटरक्षक बल को समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ी मजबूती मिली है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी तकनीक से निर्मित नई पीढ़ी के फास्ट पेट्रोल वेसल यानी कि ICGS अक्षय को भारतीय तटरक्षक बाड़े में शामिल कर लिया गया है और ऐसे में ये बेहद ही खास माना जा रहा है, जहां पर अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ये अत्याधुनिक पोत जो है वो तटीय निगरानी, समुद्री कानून लागू करना और तस्करी रोधी अभियान, खोज और बचाव अभियान और समुद्री सुरक्षा से जुड़े विभिन्न अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जहाज में अत्याधुनिक निवेश और साथ ही सर्विलांस सिस्टम के साथ हाई स्पीड ऑपरेशन की क्षमता भी मौजूद है। अधिकारियों के मुताबिक IGCS अक्षय के बेड़े में शामिल होने के बाद से भारतीय तटरक्षक बल को परिचालक क्षमता और समुद्री सीमाओं पर निगरानी व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। बिहार की राजधानी पटना में रविवार देर रात एक खाद्य तेल के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दीदारगंज के
महुली रोड स्थित इस गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 22 गाड़ियों को मौके पर उतारना पड़ा और करीब 8 घंटे तक लगातार राहत और बचाव अभियान चलाया गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस अग्निकांड में 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग की लपटें और घने धुएं के कारण आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल रहा। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई दिनों से जारी सैन्य तनाव के बीच बड़ी कूटनीतिक प्रगति सामने आई है। दोनों देशों ने फिलहाल एक दूसरे पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है और तनाव कम करने के बीच बातचीत का रास्ता अपनाने का फैसला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच कतर की राजधानी दोहा में मंगलवार को अहम वार्ता हुई, जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा, समुद्री व्यापार, क्षेत्रीय तनाव और अन्य विवादित मुद्दों पर चर्चा की गई। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच जवाबी सैन्य कार्रवाई में मध्य पूर्व में तनाव काफी बढ़ गया है और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर भी चिंता गहरा गई है। समझौते के तहत ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्य जहाजों की सुरक्षा आवाजाही सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है, जबकि अमेरिका ने भी आगे सैन्य कार्रवाई रोकने के संकेत दिए हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया है कि यह स्थिति समझौता नहीं बल्कि तनाव कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। दोहा वार्ता सकारात्मक रही तो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद के समाधान की दिशा में नई शुरुआत हो सकेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम कर दी गई है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते पाकिस्तान के 31 साल के नागरिक रईस खान की भारतीय सीमा में घुसने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक ये गिरफ्तारी पुंछ जिले के मंडेर सब डिवीजन के बालाकोटा सेक्टर में हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पाकिस्तान के रजाल पख्तून क्षेत्र के निवासी रईस खान के रूप में हुई है। सुरक्षा एजेंसी उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पता लगाने में जुटी हुई है कि वो किस उद्देश्य से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था और उसके पीछे कोई साजिश या नेटवर्क तो नहीं है। ये दो दिनों के भीतर एलओसी पर घुसपैठ की दूसरी घटना है। इससे पहले भी पुंछ जिले में एक अन्य पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया था। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने एलओसी पर निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेजबान कनाडा ने इतिहास रच दिया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर कनाडा पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला और मैच निर्धारित समय तक बराबरी पर रहा, लेकिन इंजरी टाइम के 92 मिनट में स्टीफन ने शानदार गोल दागकर कनाडा के ऐतिहासिक जीत दिला दी है और इस जीत के साथ ही कनाडा ने पहली बार वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबला जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। और अब राउंड ऑफ 16 में कनाडा का सामना जो है वो नीदरलैंड और मोरक्को के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से होगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका के इस टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। वहीं पूर्वोत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ को देखते हुए जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। असम में बाढ़ की पहली लहर ने 22,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है, जबकि कई जिले जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं। राज्य के कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है और राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण फ्लैश फ्लड और साथ ही भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई घरों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कई सड़कें बंद होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत शिविर जो है वो स्थापित किया है और एनडीआरएफ और स्थानीय एजेंसी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल अधिकारी सूचनाओं का पालन करने की अपील की है। देश भर में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और कई राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने
मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में दिल्ली एनसीआर और देश के विभिन्न हिस्सों के लिए बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में रात भर हुई भारी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है और कई मुख्य अंडरपासों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदलने का आसार है। मौसम विभाग के अनुमान अनुसार आज से हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ छींटे और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। इसके अलावा यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और स्थानीय स्तर पर जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।